ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कल बाजार की नज़र सेबी की अहम बोर्ड बैठक पर भी थी और ऐसी उम्मीद थी, मतलब ऐसी चर्चाएं थी कि एफएनओ को लेकर कुछ सख्ती होगी, एफपीआईज को लेकर कुछ नए नियम आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन कुछ जरूरी बदलाव जरूर हुए। कल इसकी हम चर्चा भी कर रहे थे कि नए एसेट क्लास को मंजूरी दी जा सकती है। क्या कुछ हुआ है सेबी की बोर्ड बैठक में, उसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसको जरा समझते हैं। हमारे एक्चुअली सहयोगी जुड़ गए हैं, अनुराग शाह, उनसे समझ लेते हैं कि फैसले क्या हुए। उसके बाद हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ जाएंगे, उनसे इस पर चर्चा करेंगे। अनुराग, पहले आप ये बताइए कि क्या कुछ फैसले हुए हैं सेबी की बोर्ड बैठक में। सेबी की बोर्ड बैठक में जो बाजार को सबसे ज्यादा इंतजार था कि एफएनओ से जुड़े हुए नियमों का, उस पर सेबी ने कोई फैसला नहीं लिया गया है और एफएनओ के ऊपर सेबी के द्वारा किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। तो बाजार इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन सेबी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। जो सबसे बड़ा फैसला सेबी की बोर्ड बैठक में लिया गया है वो है नई एसेट क्लास को मंजूरी दी गई है। जो नया एसेट क्लास है, जो कि म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच की एसेट क्लास, जहां पर मिनिमम निवेश, कम से कम निवेश जो है वो 10 लाख रुपए से शुरू होगा। जो निवेशक ज्यादा रिस्क टेकर से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए नई एसेट क्लास तैयार की गई है, जहां पर डेरिवेटिव्स में भी फंड मैनेजर निवेश कर पाएंगे। लेकिन जो नियम बनाए गए उसमें अनलिस्टेड स्टॉक में निवेश नहीं हो पाएगा, कोई लिवरेज नहीं लिया जा सकेगा और कुल जो एयूएम होगा उसका 25% तक ही डेरिवेटिव में निवेश किया जा सकेगा। तो नया एसेट क्लास को सेबी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो आने वाले दिनों में नई एसेट क्लास शुरू हो जाएगी, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से शुरू होगा। इसके अलावा एमएफ लाइट के जो नियम हैं वो भी सेबी के द्वारा मंजूर कर दिए गए हैं, जिसमें पैसिव फंड्स के लिए अगर जो एएमसी कंपनीज आती है तो उनको तमाम जो प्रक्रिया होती है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा और जो उनके लिए बर्डन भी होगा वो कम होगा और मंजूरियां भी जो है पैसिव फंड लॉन्च करने के लिए जल्दी मिलेगी। तो एमएफ लाइट के जो नियम है सेबी के द्वारा मंजूर किए गए। तीसरी चीज जो है राइट इशू पर सेबी के द्वारा ऐलान किया गया है। अभी जो राइट इशू को शुरुआत से लेकर अंत तक जो एवरेज वक्त लगता है वो 317 दिन का लगता है, लेकिन सेबी ने कहा है कि अब राइट इशू को 23 दिन के अंदर पूरा करना होगा। उसके लिए अगर कंपनी चाहे तो एक मर्चेंट बैंकर को नियुक्त कर सकती है। इसके अलावा 50 करोड़ तक के भी जो 50 करोड़ का भी अगर कोई राइट इशू होगा तो वो भी सेबी के दायरे में आएगा, यानी छोटी राशि का राइट इशू भी सेबी के परव्यू में होगा। इसके अलावा T+0 सेटलमेंट में जो अभी 25 स्टॉक ही थे उसे बढ़ाकर सेबी के द्वारा 500 स्टॉक कर दिया। T+0 में अब 500 स्टॉक शामिल होंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक, और इसमें एक ऑप्शनल ब्लॉक डील की विंडो भी जो है वो सेबी के द्वारा मंजूर की गई है। ऑप्शनल विंडो दी जाएगी T+500 जो स्टॉक्स होंगे वहां पर ब्लॉक डील के लिए। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए जो नियम हैं वो बनने के लिए वो नियम आसान किए गए हैं। और ये जो बड़े फैसले हैं सेबी की बोर्ड बैठक में लिए गए, और सबसे मुख्य जो है एफएनओ से जुड़ा हुआ कोई फैसला नहीं लिया हुआ, जिसका बाजार को सबसे ज्यादा इंतजार था। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो ये अच्छी चीज है। देखिए, T+0 सेटलमेंट में 500 कंपनियां आ जाएंगी, यानी कि सेम डे सेटलमेंट। पहले T+3 था, T+2 हुआ, T+1 हुआ, अब T+0 यानी कि सेम डे। सीधा सीधा मतलब ये है। और अच्छी चीज ये है कि नए एसेट क्लास को मंजूरी मिली है और पैसिव म्यूचुअल फंड के लिए एमएफ लाइट नियमों को मंजूरी मिली है। इसके क्या मतलब है, इसको जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वेटरन हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, सुनील सुब्रमण्यम सर। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टेक्नो स्वदेश पर। सर, बताइए कि ये जो न्यू एसेट क्लास है ये किस तरह से काम करेगी, और ये पैसिव म्यूचुअल फंड्स के लिए एमएफ लाइट नियमों को मंजूरी दी गई है, ये कितना क्रूशियल होगा? तो पहली चीज है कि ये न्यू एसेट क्लास के बारे में कि जो लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं वो आजकल क्या रहे, आपने एफएनओ का जिक्र किया ना, तो रिस्क लेने के लिए रिटेल इन्वेस्टर बहुत से अनरेगुलेटेड एरियाज में जा रहा है। वेरएस अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, एचएनआई है, तो 50 लाख 1 करोड़ निवेश करने की क्षमता है, तो उसके लिए तो पीएमएस और एएफ तो जारी थी। अब ये बीच वाला संकेत, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत रिटेल प्रोडक्ट है और डाइवर्सिफिकेशन कोर चीज होता है, यानी सभी चीजों के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपना रिस्क को स्प्रेड करना, और नेचुरली म्यूचुअल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज। मगर जिनको थोड़ा और रिस्क लेना चाहिए उनको 50 लाख पीएमएस में एक ही स्कीम में डालना है,
तो समझिए उनके पास 2-3 करोड़ इन्वेस्टमेंट सरप्लस होगा तो ही वो 5-6 स्कीम में अपना हिस्से को बांट सकते थे। अब उतने लोग तो बहुत कम है जो 2-3 करोड़ का निवेश कर सकते हैं। तो नेचुरली अब अगर समझिए कि किसी के पास 20-30 लाख भी हो तो 3 ऐसे नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, अभी इसको नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, यानी ये म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं कहा जाएंगे, पीएमएस नहीं कहा जाएंगे, इनका नाम होगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे क्या है कि आम जनता को जिनके पास 20-30 लाख भी है निवेश करने के लिए, हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में 10 लाख निवेश करके वो थोड़ा और रिस्क उठा सकते हैं, मगर एक एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर के गाइडेंस के साथ। इसीलिए इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी डेरिवेटिव्स, यानी हेजिंग के लिए तो डेरिवेटिव्स 50% तक कर सकते हैं, वो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन में है, मगर अब 25% नॉन हेजिंग यानी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करना, नेकेड शॉर्ट करना, ये भी फंड मैनेजर के जरिए करेंगे। तो लोगों की दिलचस्पी भी कि ऐसी एक शॉर्टिंग की जो एडवांटेज होती है, ऐसी चीजों का फायदा उठाने के लिए एक गाइडेंस थ्रू एक्सपर्ट फंड मैनेजर के साथ वो रिस्क ले सकते हैं। तो ये एक बेबी स्टेप है जहाँ पे लोगों को धीरे धीरे रिस्क के बारे में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के जरिए वो समझ सके। तो नेचुरली इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा और मैं समझता हूँ कि ये न्यू एसेट क्लास बहुत एक हिट होगी, क्योंकि आज युवा जो बढ़ रहे हैं उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मगर अनरेगुलेटेड एडवाइजर्स, फिन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए वो जाके लॉसेस कर रहे हैं अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और एफ&ओ में। तो इसके जरिए उनको भी जानकारी आ जाएगी और उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगी। तो ओवरऑल एक मैच्योर इन्वेस्टर क्लास बन जाएगा इससे। सेकेंड चीज, आपने पैसिव फंड्स के लिए जो बिल्कुल, तो रेगुलेशंस का काम ही है और रेगुलेटर्स टिपिकली सुनील सर ऐसा करेगा ही। और बस मेरे को कल ये पॉइंट था कि एफ&ओ में कुछ आ जाता, लेकिन कल मौका और दस्तूर नहीं था एक्चुअली में। आपको पता है जिस समय सेबी की बैठक हो रही थी उसके बाहर एक पार्टी विशेष की तरफ से हंगामा हो रहा था, वो तस्वीरें शायद नहीं देखी होंगी, बहुत सारे जो वहाँ पे हुआ। दूसरा पॉइंट, कल एक मैराथन मीटिंग थी, आप बिलीव करेंगे कल 8:45 बजे तक तो फैसला ही नहीं आया था। सारे जर्नलिस्ट बैठे थे रिपोर्ट फाइल करने के लिए कि भाई सेबी आप कुछ तो बताओ, नो पीसी नथिंग, कुछ नहीं। मैं तो रात को 9-9:15 बजे सोया हूँ, लेकिन तब तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी मार्केट के अंदर कि सेबी की इस बोर्ड बैठक से क्या हुआ। फिर रात को 10 बजे तक सारे जर्नलिस्ट जागे, तब जाके मामला हुआ। मैं आपसे थोड़ा मार्केट के बारे में भी आइडिया लूंगा, क्योंकि सेबी को जो एक्चुअली में कहना था, मेरे को लग रहा है कल मौका दस्तूर दोनों नहीं था, इसलिए एफ&ओ पे बात नहीं हो पाई। भविष्य में जरूर होगी, इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है पिरामिल फार्मा। एक्चुअली में पिरामिल की 2 बड़ी कंपनीज है, वैशाली पिरामिल एंटरप्राइजेस, पिरामिल फार्मा, दोनों की कल की क्लोजिंग काफी अच्छी है।